नेपाल एक छोटा सा हिमालयी देश लेकिन आज पूरी दुनिया के नजरों में है, क्योंकि वहां एक ऐसा आंदोलन भड़क चुका है जिसे लोग जेन जेड क्रांति कह रहे हैं। क्या है यह आंदोलन, क्यों युवा सड़कों पर उतर आए हैं, क्यों संसद में आग लगी और आखिरकार प्रधानमंत्री को क्यों देना पड़ा इस्तीफा। आज हम आपको इस पूरे घटनाक्रम को कहानी की तरह सुनाएंगे ताकि समझ सके कि नेपाल में क्या चल रहा है और इसका असर भारत पर भी कैसे पड़ सकता है। वीडियो के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे आंदोलन के क्या 3 बड़े संभावित नतीजे हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि आखिरकार इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और आपकी सारी बातचीत, आपकी आवाज, आपकी हंसी यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अचानक सा गायब हो गए हो। ठीक ऐसा ही नेपाल में हुआ। अगस्त सितंबर 2025 में नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया कि देश में रजिस्टर होइए, स्थानीय ग्रीवेंस अधिकारी नियुक्त कीजिए और नियमों का पालन कीजिए। जब कई बड़ी कंपनियां समय पर पंजीकरण नहीं करा पाई तो नियामक ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश जारी कर दिया, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे। सरकार का कहना था कि यह कदम ऑनलाइन धोखाधड़ी यानी माइस प्रोजेशन और फेक न्यूज को नियंत्रित करने के लिए जरूरी था और प्लेटफॉर्म को एक छोटी अवधि यानी 7 दिन की अवधि दी गई थी, वह स्थानीय नियमों को अपनाए। रिपोर्ट्स के अनुसार यह डेडलाइन अगस्त के अंतिम हफ्ते में शुरू हुई थी और जब कई कंपनियां पूरी तरह से अनुपालन नहीं कर पाई तो प्रतिबंध लागू कर दिया गया। लेकिन बात सिर्फ प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन तक सिमट कर नहीं रह गई। नेपाल की युवा पीढ़ी, जिन्हें आज का जेन जेड कहा जाता है, पहले से ही बेरोजगारी, महंगाई और राजनीतिक भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर नाराज थी। सोशल मीडिया पर नेपो किड जैसे हैशटैग वायरल हो रहे थे, जहां नेताओं और रसूखदार लोगों के आलीशान जीवन और तस्वीर के आरोपों को साझा किया जा रहा था। इन तस्वीरों का बैन ने मिलकर युवाओं में गुस्सा भड़काया, जो जल्द ही ऑनलाइन से ऑफलाइन सड़कों पर बदल गया। 8 से 9 सितंबर 2025 को बड़ी भीड़ काठमांडू के प्रमुख केंद्रों मैती घर, मंडला और सदन परिसर के पास एकजुटान हुई। इन प्रदर्शनकारियों का कोई सिंगल नेता नहीं था, ऐसा नहीं कहा जाता। कुछ हिस्सों का आयोजन स्थानीय नागरिक समूह और एनजीओ सदस्यों ने किया। उदाहरण के तौर पर हामी नेपाली से जुड़े आयोजन भी सामने आए। शुरुआत शांतिपूर्ण देखी गई, पर कुछ स्थिति घटना के बाद नियमित प्रदर्शन तेज हो गया और सुरक्षा बलों ने कड़े कदम उठाए। आंसू गैस, पानी की तोप और कुछ जगहों पर गोलीबारी की भी खबरें सामने आई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह युवा वह नहीं जो सिर्फ टेक्स्ट भेजते थे, या वह पीढ़ी है जिनकी पर्सनल स्टोरीज, रोजमर्रा की उम्मीदें और डर सब सोशल मीडिया पर जीत हार की तरह जुटी हुई थी। जब वही प्लेटफॉर्म्स हाथ से निकल गए तो असली सवाल उठा, हमारी आवाज किसने छीन ली। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि कैसे पहले हिंसा ने समूचे देश को हिलाकर रख दिया, कितने लोग घायल हुए, हताहत हुए और सरकार ने क्या बड़ा कदम उठाया। जो शुरुआत एक ऐप बंद से हुई थी, 8 से 9 सितंबर के बीच शांतिपूर्ण दिखने वाला प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गया। कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों से टकरा गए, पत्थरबाजी हुई और सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, पानी का तोप का उपयोग किया। कई जगह पर गोलीबारी की भी खबरें आई। रिपोर्ट आई, परिणाम स्वरूप हालिया रिपोर्ट में मृत्यु और भारी संख्या में घायल होने की जानकारियां दी जा रही है। विरोध अब सिर्फ सड़कों पर नहीं रह गया, कुछ प्रदर्शनकारी संसद भवन तक पहुंच गए और वहां तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई। साथ ही कुछ बड़े लग्जरी होटल्स और राजनीतिक घराने का भी निशाना बनाया गया। इन हमलों के बीच वजह से राजधानी में भय का माहौल बन गया। स्थिति बिगड़ने पर सेना को भी सड़कों पर उतारा गया और कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया।
हवाई अड्डा और सीमा पासिंग प्वाइंट्स पर अस्थायी बाधाएं की खबरें आई, जिससे यात्री और विदेशी नागरिकों की परेशानी बढ़ी। संघर्ष की यह लहर केवल फिजिकली नहीं थी, यह राजनीति और सामाजिक असंतोष का विस्फोट था। अब आगे दोस्तों हम जानेंगे कि सरकार ने किन कदमों से इन सब का जवाब दिया, किन नेताओं ने इस्तीफा दिया और देश का भविष्य क्या हो सकता है। दोस्तों लाखों लोगों ने घुसे और लगातार बढ़ती मौतों के बीच सरकार ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर लगा बैन हटाने का ऐलान किया। यह ऐलान अचानक नहीं था, दरअसल सरकार समझ चुकी थी कि डिजिटल खामोशी ने ही आग में घी डालने का काम किया था। लेकिन असली झटका तब लगा जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। संसद के अंदर हो रही तोड़फोड़ और जनता का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि सत्ता में बने रहना उनके लिए असंभव हो गया। उनके इस्तीफा ने आंदोलनकारी को एक तरफ से पहली जीत का एहसास दिया। नेपाल की स्थिति ने पड़ोसी देश भारत को भी चिंता में डाल दिया। भारतीय नागरिकों और छात्रों को निकालने की अपील आने लगी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सवाल उठाए, क्या नेपाल में लोकतंत्र खतरे में है? और क्या यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि सत्ता पूरी संरचना का विरोधी है? सोशल मीडिया बैन हट गया और प्रधानमंत्री भी चले गए, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। क्या नेपाल का भविष्य अब उज्जवल होगा या फिर एक और अंधेरी रात आने वाली है? अब आगे मैं बताऊंगा दोस्तों कि आंदोलन के संभावित नतीजे और असर क्या हो सकते हैं। नेपाल में युवाओं ने जिस साहस से अपनी आवाज उठाई उसने पूरे देश को हिला दिया। अब उनकी उम्मीदें भ्रष्टाचार में लगाम लगे, रोजगार के अवसर बढ़े और सत्ता में पारदर्शिता आए। जनता को लगता है कि एक आंदोलन एक नई राजनीतिक शुरुआत का बीज बन सकता है, लेकिन दूसरी तरफ डर भी उतना ही बड़ा है। अगर जांच कमेटी सिर्फ दिखावा साबित हुई, अगर राजनीतिक पार्टियां सत्ता का खेल वैसा ही खेलती रही, तो आंदोलन फिर से भड़क सकता है और इस बार शायद और हिंसक रूप ले ले। यह आंदोलन पारंपरिक राजनीतिक दलों के लिए सीधा संदेश है, अब युवाओं का और अनदेखी नहीं किया जा सकता। आने वाले चुनाव में जैन जेट एक निर्णायक वोट बन सकती है और अगर नए दल या स्वतंत्र उम्मीदवार उभरते हैं तो नेपाल की राजनीति की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त हुई, भारत में पढ़ रहे नेपाली और नेपाल में रह रहे भारतीय नागरिकों पर इसका अवसर पड़ा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह घटना पूरे दक्षिण एशिया को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या डिजिटल युग में जनता की आवाज को दबाना अब संभव भी है। लेकिन इस बीच दोस्तों दुनिया को कुछ सकारात्मक तस्वीर भी दिख रही है, जो भविष्य के संभावित तस्वीरें हैं। पहला रास्ता है दोस्तों सुधार। सरकार और नए नेता मिलकर पारदर्शिता और नौकरियों पर काम करे। दूसरा रास्ता है दोस्तों ठहराव, वादे अधूरे रहे और जनता का गुस्सा फिर भड़के। और तीसरा रास्ता है दोस्तों क्रांति, आंदोलन इतना बड़ा रूप ले ले कि नेपाल का पूरा राजनीतिक ढांचा बदल जाए। तो दोस्तों नेपाल की सड़कों से यह उठी आवाज हमें एक बात साफ साफ बताती है कि आज की युवा पीढ़ी अपनी चुप्पी बेचने को तैयार नहीं है। सोशल मीडिया बैन ने उन्हें खामोश नहीं किया बल्कि और जोर से बोलने पर मजबूर कर दिया। इस पूरे आंदोलन से एक गहरी सीख मिलती है, सोशल मीडिया अब सिर्फ टाइम पास का जरिया नहीं बल्कि लोकतंत्र का नया हथियार बन चुका है। जब जनता और युवा एकजुट होते हैं तो सरकार भी झुकने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन हर आंदोलन का असली इम्तिहान उसके बाद शुरू होता है। क्या यह बदलाव लाता है, यह इतिहास का एक और घटना बनकर रह जाता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको नेपाल की असली कहानी पता चल सके। और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही सच्ची कहानी, रिसर्च और अपडेट्स लाते रहेंगे।